हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम अग्रवाल राइट फ्रॉम इंजीनियर्स अड्डा। आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम अग्रवाल आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना को लेके बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप सभी लोग घर में रहें, सेफ रहें। ठीक है, आज मैं आपके लिए जो है सीपीएम पढ़ का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा, देखिए IS 456 का जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल है उसको यूट्यूब पर सर्च करके ज़रूर देखें। ठीक है, बहुत इफेक्टिव आपके लिए रहने वाला है। तो सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल, ठीक है, तो आप देखते हैं कि एग्जामिनेशन में जब भी नए क्वेश्चंस आते हैं तो कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं। ठीक है, तो इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, 11 सेट कर चुका हूँ, सिर्फ एक 12वां सेट बचा हुआ है, जिसके बाद मैं आपका ऑनलाइन लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ। तो सभी लोग तैयार रहें उस टेस्ट के लिए। ठीक है, कि सारे के सारे नए सवाल उसके अंदर होंगे जो कि कभी आपने कहीं नहीं देखे होंगे। चलिए, ठीक है, 21 डेज़ का मॉक, भाई लॉकडाउन चल रहा है तो उसी के बिहाफ पे हमने आपके लिए 21 डेज़ का मॉक टेस्ट चैलेंज आपके लिए रखा है। ठीक है, आप एप्लीकेशन में जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और अपनी रेट ऑफ ग्रोथ जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं आप उसमें कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे, ये सब टेस्ट देने पे पता चलेगा। तो आप मॉक टेस्ट लगाइए और अपने आप को बिल्कुल देखिए कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं सीपीएम पर्ट के साथ। अगर सीपीएम पर्ट की बात करूं तो पर्ट में कि सबसे पहली बात करना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझना ज़रूरी होगा कि पर्ट में एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो पर्ट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, मतलब प्रोबेबिलिटी है, कोई भी काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। किसी भी काम की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, किसी काम की 100% होती है, किसी की ऐसा पता ही नहीं है कि हो भी सकता है काम। तो इवेंट ओरिएंटेड होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा। ठीक है, रिसर्च वर्क हो गया, लॉन्चिंग ऑफ स्पेस के एयरक्राफ्ट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल प्रोग्राम्स हो गए। तो जैसे मिसाइल है आपको, ठीक है, आपसे बोला गया कि भाई एक मिसाइल है। ठीक है, अब जब मिसाइल का जब तक डेवलपमेंट चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, ये 20 साल में भी बन सकती है, 30 साल में भी बन सकती है। ठीक है, कोई रिसर्च वर्क है किसी चीज़ पे, मान लें कि जैसे अभी कोरोना, उसकी वैक्सीन बना रहे हैं, वैक्सीन बनाने में 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल, कितने भी अनसर्टेन है। ठीक है, तो जो जब भी ऐसे तरह की जो रिसर्च वर्क होते हैं, इनकी जब भी प्लानिंग की जाती है तो पर्ट एनालिसिस के बेसिस पे की जाती है। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के टाइम होते हैं, उनके ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन जिसमें इतना ज़्यादा समय खर्च होता है उतना ज़्यादा कॉस्ट। जब भी मिसाइल के डेवलपमेंट की बात चल रही है तो उसके अंदर रिसोर्सेज काम होती हैं, जैसे कि साइंटिस्ट अपना काम कर रहे होंगे, साइंटिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, वो लोग अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, तो भाई उनकी सैलरी जाएगी, उनके क्या कहते हैं, रहने खाने का खर्चा जाएगा, कंपनी को ऑर्गेनाइज करने का खर्चा जाएगा। तो ये सारी की सारी क्या है, जैसे जैसे टाइम, जितना ज़्यादा समय लगते चले जा रहा है उतनी ज़्यादा कॉस्ट भी आती चली जा रही है। ठीक है, तो ये सारी की क्या होती है, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, इस कंडीशन में कॉस्ट जो है टाइम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि जितना ज़्यादा टाइम लगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगती चली जाएगी। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत अनसर्टेनिटी के केस में इस्तेमाल करते हैं। अगर वहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो, ठीक है, कैसा वर्क हो, कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, मेंटेनेंस वर्क हो, सिविल इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट हो, तो ये दूसरी कैटेगरी है। ये कैटेगरी किसमें आती है, सीपीएम में आती है, जो कि दूसरा मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो जो हम बेसिकली यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना होता है इंजीनियरिंग में, वो कौन सा होता है, सीपीएम मेथड होता है। ठीक है, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, जिसमें पता है कि भाई इतने समय में लगभग मैं काम कर जाऊंगा। ठीक है, मतलब जो रिपीटेटिव नेचर का हो, जो कि एक्टिविटी ओरिएंटेड हो। ठीक है, जिसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हो, जिसको कंप्लीट कर लें अपना काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, पहले से डिफाइंड एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसमें मैं सिर्फ एक ही तरह का समय निकालता हूँ, उसके ऊपर भी बात करेंगे जब सीपीएम के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, तो ये रिपीटेटिव टाइप के नेचर का होता है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच का होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड। जहाँ पे अगर मैं पर्ट की बात कर रहा था तो पर्ट कैसा था, ठीक है, आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड, सॉरी इवेंट ओरिएंटेड था। लेकिन यहीं पे अगर मैंने किसकी बात करी, सीपीएम की बात करी, तो ये कैसा है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को एक बेसिक डिफरेंस मैंने अभी बताया। अब बात करता हूँ सीधे पर्ट पे मूव करता हूँ। ठीक है, देखिए पर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसकी फुल फॉर्म का। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, नाम में बता रहा है कि किसी कोई एक प्रोजेक्ट मैंने लिया जो कि अनसर्टेन है, उसकी रिव्यू में कर रहा हूँ, उसका इवैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बात करें कि इसका जो नेटवर्क होगा वो इवेंट ओरिएंटेड होगा, ना कि एक्टिविटी ओरिएंटेड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम इवेंट टू इवेंट चलेंगे, एक्टिविटी टू एक्टिविटी नहीं चलेंगे। दूसरी बात, ये अनसर्टेनिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करूंगा जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो। जैसे मैंने एग्जांपल रिसर्च वर्क के लिए, डेवलपमेंट वर्क के लिए, तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, जैसे कि आप घर में चाय बनाते हैं, तो एक चाय आपने बोला कि भाई मेरे को पता है कि 10 मिनट में चाय बन जाएगी, तो ये सीपीएम मॉडल पे काम किया जा सकता है, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, रिपीटेटिव, रोज चाय बनती है घर के अंदर, हमें पता है कि रोज 10 मिनट में बन जाएगी। ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए एक क्या कहते हैं, आप पहली बार चाय बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि जी ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं चाय बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, तो अभी तक आपने ज़िंदगी में चाय कैसे बनाते नहीं पता आपको। ठीक है, तो फिर आपने सोचा कि ठीक है, तो आप अभी आपके क्या रिसर्च है, डेवलपमेंट वर्क चल रहा है कि चाय कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि बना भी पाओगे कि नहीं बना पाओगे। लेकिन जब एक दो बार तीन बार बना लेते हो तो अनसर्टेनिटी कम होने लग जाती है और वो मॉडल पर्ट से कन्वर्ट होकर सीपीएम पे आ जाता है।
ठीक है, मतलब सीपीएम के जो वर्क हैं, जो कि रिसर्च वर्क हैं, जैसे मिसाइल है आज की डेट में, ठीक है, आज हमारे पास जैसे अग्नि मिसाइल है या फिर ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल हम एक बार बना चुके हैं। जब पहली बार बनाई थी तो पर्ट एनालिसिस पे बनाई थी, लेकिन अब हम उसको रिपीटेटिव नेचर की हो गई, हमें पता है कि एग्जैक्टली कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसको सीपीएम मॉडल के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी हमें लास्ट तक जानना होगा, तो वीडियो को आखिरी तक देखें। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और उसके बाद चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। क्यों जय साहब, सही कह रहा हूँ मैं? चलिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। मैंने बोला था कि पर्ट के हम 3 तरह के टाइम की बात करेंगे। सबसे पहला ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम की भाई जैसे कि आपसे बोला गया कि चाय बनानी है, ठीक है, तो चाय आपने बोला कि जैसे टी बनानी थी, ठीक, तो टी बनाते समय आपने बोला कि मैंने बोला कि भैया एक बात बताओ, कम से कम कितने समय में बना लोगे? तुमने बोला भाई 5 मिनट में बना लूँगा। 5 मिनट में, कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे ही भाई चाय बनाने में। ठीक है भाई, ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले लिया आपने, अब इसको कंस्ट्रक्शन में ले जाता हूँ कि भाई कितने समय में एक बिल्डिंग बना दोगे, आपको कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मिला, तो आपने बोला कि कम से कम 6 महीने तो लग जाएंगे, इससे कम में तो नहीं बन पाएगा भाई। ठीक है ना, तो वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया कि मिनिमम टाइम इन विच एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड अंडर मोस्ट आइडियल कंडीशन। ठीक है, एक नॉर्मल मोस्ट आइडियल कंडीशन के अंदर कि भाई कम से कम कितने समय में। दूसरा पेसिमिस्टिक टाइम है कि ज़्यादा कितना समय ले लोगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कि एक बहुत से वर्स्ट कंडीशन आ गई, उसमें भी मैक्सिमम कितना समय ले सकते हो कि भाई एक कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो कि कोई अनहोनी हो गई, मान लो कि बारिश वारिश की वजह से रुक रहा है काम, या कोई भी ऐसी वजह हो सकती है, कोई लीगल डीड रह गई, गवर्नमेंट ने आपने प्रोजेक्ट रोक दिया। ठीक है, तो वर्स्ट से वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन के अंदर आप कितने समय में पूरा करके दे दोगे, तो वो पेसिमिस्टिक टाइम है। जैसे कि आपका चाय का काम चल रहा था, आपने कहा कि भाई मेरे को चाय बनानी है नहीं आती, कम से कम 5 मिनट तो लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 15 मिनट मैक्सिमम लूँगा, 15 मिनट के अंदर तो बना के दे ही दूंगा किसी भी हालत के अंदर। ठीक है, आती है चाय नहीं आती है, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा चाय बनाने में। ठीक है ना, तो ये कंडीशन पेसिमिस्टिक टाइम। लेकिन दूसरी एक तीसरी कैटेगरी भी है, मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है ना, कि भाई आपने बोला कि भाई कम से कम तो 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट, लेकिन 10 मिनट में बना के आ जाऊँगा, बता रहा हूँ। तो ये मोस्ट लाइकेबल टाइम है कि भाई ठीक है कि भाई 5 से 15 मिनट की बीच की बात है और मैं 10 मिनट में लगभग काम कर जाऊँगा। ये मोस्ट लाइकेबल टाइम है कि जनरली 10 मिनट में चाय बन जाती है मेरी। ठीक है, तो जैसे एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिया था आपने कि मैंने बोला कि मैं कम से कम 6 महीने लूँगा, ज़्यादा ज़्यादा 1.5 साल ले लूँगा, 1 साल में तो बना के आपके हाथ में। मेरी कंडीशन ये है कि मैं 1 साल में दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो कम से कम 6 महीने तो लग जाएंगे, और ज़्यादा ज़्यादा कोई दिक्कत आ गई तो 1.5 साल में तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ कंडीशन है। तो मैं इसके बिहाफ पे कह सकता हूँ कि जो टी नॉट है, इट इज़ लेस देन टी पी, सॉरी टी एम, और इट इज़ सबसे ज़्यादा टी पी। ठीक है, तो भाई सबसे ज़्यादा समय जो है वो टी पी है, पेसिमिस्टिक टाइम, ज़्यादा ज़्यादा जो समय लग सकता है, कम से कम टी नॉट, और मोस्ट टी एम हो गया। ठीक है, लेकिन ये 3 अलग अलग समय है। मेरे को तो मोस्ट लाइकेबल टाइम चाहिए। कौन सा चाहिए? मोस्ट लाइकेबल टाइम, मतलब एक्सपेक्टेड मीन टाइम, कि भैया तीनों टाइमों को ध्यान में रखते हो। तुम ये मत बताओ कम से कम सबसे ज़्यादा और ये मोस्ट, मेरे को ये मत बताओ, तुम ये बताओ कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कितना कंसिडर करके चलूँ। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो है, पर्ट ईच एक्टिविटी इज अज्यूम्ड टू फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो कि टाइम को ध्यान में रखते हुए, प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए काम करता है। ठीक है, अब जैसे मैं कैसे मान लेता हूँ, ये देखिए, मैं ग्राफ आपके लिए बना रहा हूँ। यही ये असल में बनता है प्रोबेबिलिटी किसी भी एक्टिविटी की पूरी होने और टाइम के बीच में। किसके बीच में? टाइम के बीच में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और टाइम के बीच में। ठीक, तो मैं इस ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाता है, ये। ठीक है, इसी में अभी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपको डिनोट कर रहा है टी नॉट। ठीक है, कौन सा टी नॉट क्या था? ठीक है, जो कम से कम समय लग रहा था, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, टीपी क्या था? जो ज़्यादा से ज़्यादा समय लग रहा था, पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, और आपका फिर क्या था? मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, मोस्ट लाइकली मैंने कहा कि ये मोस्ट लाइकली टाइम ये हो गया आपका कुछ। ठीक है, और मैंने इसको टी एम बोल दिया। लेकिन एक्सपेक्टेड मीन टाइम क्या है? एक्सपेक्टेड मीन टाइम है ये कुछ, जिसको मैं टी ई से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल टी ई से, ये देखिए। ठीक है, एवरेज टाइम। ठीक है, ये किसको फॉलो करता है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ही फॉलो करता है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 50%। कितनी होती है? 50%। तो ये 50% प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा है। ठीक है, कि भैया इसके होने के चांसेस लगभग 50% होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पर्ट के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा होने के अगर 50% चांसेस हो जाए तो ये एक्सपेक्टेड मीन टाइम है, एवरेज टाइम है किसी भी एक्टिविटी को पूरा होने का। ठीक है ना, कि भैया आपका जो काम है 50% पूरे पूरे चांसेस हैं कि भैया ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ कर्व है जिसमें मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये
इसको क्या बोलता हूँ, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। क्या, कौन सा कर्व है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मदद से मैं अनसर्टेनिटी बता सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये जितना कर्व ज़्यादा फैला होगा, टी नॉट और टीपी के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा, उतना अनसर्टेन आपका प्रोजेक्ट होगा। कितना, उतना ही अनसर्टेन होता चला जाएगा आपका प्रोजेक्ट। और जितना ही ये गैप कम होगा, ठीक है, ये गैप जैसे मान लेता हूँ कि ये ग्राफ ऐसा होता, तो ये गैप क्या हो गया, कम हो गया। अभी ये गैप थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो जितनी गैप बीच में ज़्यादा होगी टी नॉट और टीपी के बीच में, उतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी। इसी पे बात करते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए एक्सपेक्टेड मीन टाइम अगर आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है, तो मैथमेटिकली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टी नॉट प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एम प्लस टी पी अपॉन 6। ठीक है, जो कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से यहाँ पे इसको डिराइव किया गया है। टी नॉट आप जानते हैं कि आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो कम से कम समय में आप पूरा कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये आपका मोस्ट लाइकली टाइम है। ठीक है, जो कि आइडियल कंडीशन में आप जितने समय में आप नॉर्मली मान के चलते हैं कि ये हो जाएगा काम। ठीक है, और पेसिमिस्टिक टाइम की वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में जो ज़्यादा समय आप लेंगे उस काम को पूरा करने में, पेसिमिस्टिक। ठीक हो गया, तो इसका पूरा पूरा हम इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन अभी मेरे पास अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। क्या है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन किसी एक्टिविटी का, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। जिस अनसर्टेनिटी की आप बात कर रहे हैं ना, उस अनसर्टेनिटी की अगर मैं बात करूं तो उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, किसी भी एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डिविएशन। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जैसे आप चाय बना रहे हैं बहुत से, ठीक है, आप उसको कंस्ट्रक्शन से रिलेट कर लेना कि भाई चाय आप ऐसा हो सकता है कि भाई कभी आप 5 मिनट में ही बना लेते हो, कभी ऐसा 7-8 मिनट लग जाते हो। तो अनसर्टेनिटी है, कोई फिक्स टाइम नहीं कि 5 ही मिनट में बन जाएगी। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको किसी को मान लेते हैं उसी टाइप का प्रोजेक्ट पहले आपने 5 महीने में बना लिया था, ऐसा हो सकता है इस बार 5 महीने 10 दिन लग जाए। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये वेरिएट होता रहता है। तो इसको ये टाइम क्या हो रहा है, डिविएट हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन से इसको जोड़ा, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो कैसा है, रिपीटेटिव टाइप का नेचर है। लेकिन इसी को अगर मैं मिसाइल डेवलपमेंट से जोड़ दूं तो ये अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम बाय 6। तो इट इज़ द अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ टाइम रेंज। और टाइम रेंज क्या थी भाई, यहाँ पे आपने अभी ग्राफ बनाया था, ठीक है, ये कुछ, ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो टाइम रेंज इसके बीच में वेरी कर रही है, टी नॉट और टीपी के बीच में वेरी कर रही है। ठीक है, टी नॉट और टीपी के बीच में अगर वेरी कर रही है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आप टीपी और टी नॉट की मदद से निकालेंगे, तो टीपी माइनस टी नॉट बाय 6। सही है, तो इट कैन बी सीन दैट सिग्मा इज अफेक्टेड बाय रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टीपी एंड टी नॉट। जितना ज़्यादा टीपी और टी नॉट की वैल्यू होती चली जाएगी, उतना ज़्यादा सिग्मा होता चला जाएगा। ठीक है, वाइड रेंज इन टाइम एस्टिमेट रिप्रेजेंट ग्रेटर अनसर्टेनिटी। तो जैसा जैसे मैंने बोला कि जितना ज़्यादा टीपी और टी नॉट के बीच में गैप होगा, उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, और इसी को स्टैंडर्ड डिविएशन बोल रहा हूँ। इस ग्राफ को अगर मैं वापस वहीं पे उसी ग्राफ पे आपको लेके जाऊँ, तो इसी ग्राफ पे मैंने बोला था कि जितना ज़्यादा टी नॉट और टीपी के बीच में गैप होगा, उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, और जितना कम गैप होगा उतना कम अनसर्टेन होगा। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कि किसी दिन ऐसा हो जाए कि ये गैप 0 हो जाए, इन दोनों के बीच का गैप, टीपी और टी नॉट के बीच का जो गैप है, ये गैप 0 हो गया, तो उस दिन ये क्या हो जाएगा, सीपीएम मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, गैप ही खत्म हो गया। सही है, तो अब देखिए, तो वाइड रेंज इन द टाइम एस्टिमेट रिप्रेजेंट ग्रेटर अनसर्टेनिटी। अब स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, इसी से मैं क्या कर सकता हूँ, रिलेट करके वेरिएंस ऑफ एन एक्टिविटी बता सकता हूँ। ठीक है, तो वेरिएंस नथिंग, ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है। ठीक है, तो भाई जितनी ज़्यादा एक चीज़ ये पता चली कि जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना ज़्यादा वेरिएंस होगा। तो एक बात ये समझ में आती है कि वाइड रेंज इन द टाइम एस्टिमेट रिप्रेजेंट ग्रेटर अनसर्टेनिटी। ज़्यादा अनसर्टेनिटी कौन बता रहा था, जब टाइम टीपी और टी नोट के बीच में गैप ज़्यादा था, और ये अनसर्टेनिटी ज़्यादा बताता है। अनसर्टेनिटी ज़्यादा क्या बताती है, अनसर्टेनिटी अगर ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगा तो भैया वेरिएंस ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब एक बात ये समझ में आती है कि अनसर्टेनिटी अगर किसी प्रोजेक्ट में ज़्यादा है, ठीक है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसमें वेरिएंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो वेरिएंस कब ज़्यादा होगा, जब अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वेरिएंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो अनसर्टेनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वेरिएंस होगा प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो वेरिएंस आपसे निकालने के लिए बोला जा सकता है, आप स्टैंडर्ड डिविएशन की मदद से वेरिएंस निकाल सकते हैं।
क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आप लोग अपने अपने कमेंट्स ज़रूर दें। ठीक है, देखिए कभी भी ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई कमी नज़र आती हो, या ऐसा हो सकता है कि कुछ अच्छा लगता हो। ठीक है, तो उसको लाइक से और कमेंट, अच्छे कमेंट करके बताइए। कुछ कमी नज़र आती है तो उस कमी को क्वेरी के फॉर्म में बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर। ठीक है, बट मैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर रहा था, जो कि किसके बीच में है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी और टाइम के बीच में, जिसको हमने अभी बनाया। तो ये 3 टाइप का होता है, देखिए। ठीक है, इसको मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहता हूँ। क्या बोलता हूँ? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इस ग्राफ को दोबारा बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये देखिए, ये टी नॉट हो गया, ये टी पी हो गया। किसके बीच में बनता है? टाइम के बीच में बनता है और प्रोबेबिलिटी के बीच में बनता है। ठीक है, तो भाई ये अपना अपना, ये दोनों के बीच में इधर ये आपको टी ई मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर जो इनके बीच का जो गैप है वो बराबर है। ठीक है, इस कंडीशन में, जैसे कि सॉरी टी एम, टी ई कह रहा हूँ मैं, टी एम। ठीक है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि टी पी माइनस टी एम जो है वो बराबर है किसके? टी एम माइनस टी नॉट के। सही है, अगर टी पी माइनस टी एम का जो डिफरेंस है वो टी एम माइनस टी नॉट के बराबर है, तो ये क्या होगा? नॉर्मल। ये क्या होगा? नॉर्मल बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा। एक बात ध्यान रखनी है आपको, नॉर्मल कब होगा? जब ये कंडीशन होगी। अगर अगर Tp माइनस टी एम इज लेस देन टी एम माइनस टी नॉट, टी पी माइनस टी एम की जो वैल्यू है वो टी एम माइनस टी नॉट से क्या है? कम है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा भाई? टी पी माइनस टी एम की वैल्यू जो है टी एम माइनस टी नॉट से कम है। ठीक हो जाएगा, टी पी माइनस टी एम और टी एम माइनस टी नॉट, तो किसकी वैल्यू कम है? टी पी माइनस टी एम की कम है। ठीक है, इसकी कम है तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा हो गई तो ये ज़्यादा हो जाएगी, टी पी माइनस टी एम की कम है। ठीक है, हाँ सही है, सही सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको पॉजिटिवली पॉजिटिव स्क्यूड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहा जाता है। ठीक है, और अगर मैं किसकी बात करूँ? टी पी माइनस टी एम, ठीक है, इज ग्रेटर देन टी एम माइनस टी नॉट, तो इस कर्व को मैं बोलता हूँ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये 3 तरह के कर्व बनते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपको क्या करेगा कि ये कंडीशन बना के दे देगा और कंडीशन में बोलेगा कि मुझे बताइए कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, नेगेटिवली होगा, नॉर्मल होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर आने वाले समय में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब अगर देखिए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर अगर मैं बात करूं, इफ द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी डिक्रीजेस टू 0, जैसा कि मैंने बात करी थी कि जो कर्व हमने बताया था, इस कर्व के अंदर अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में टी पी और टी नॉट के बीच में क्या था? गैप था। मैंने बोला कि जिस दिन टी पी और टी नॉट के बीच का जो गैप है, ठीक है, ये 0 हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया? 0 हो गया। उस दिन अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अनसर्टेनिटी 0 हो गई तो पर्ट एनालिसिस चेंज होकर किस में आ जाएगा? सी पी एनालिसिस में आ जाएगा। क्योंकि जब आप चाय पहली बार बनाने जा रहे थे तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी कि आप कम से कम समय और ज़्यादा समय में कितने समय में इसको काम पूरा कर सकते थे। बोला कि भाई ज़्यादा 15 मिनट ले लूँगा, आप कम से कम 5 मिनट। अब जब आप उस काम को 50 बार कर चुके होंगे तो आप कहोगे कि जी 5 मिनट में बना के आ रहा हूँ, 5 मिनट, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, 5 मिनट से कम तो लगते ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या आ गया? सी पी एम एनालिसिस आ गया, क्योंकि अब आपको पता है कि ये इसका क्रिटिकल पाथ है और मैं इतने समय में इस काम को रिपीटेटिव नेचर में करता हूँ।
डन होगी बात। तो वहाँ पे अभी मैं यहाँ पे 3 तरह के टाइम देख रहा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का टाइम हुआ कि जी हाँ एक बार मैं डन करके आऊँगा, ठीक है ना। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आ जाती है। चलिए, अब यहाँ पे मेरे पास है एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, एक कोई नेटवर्क है, जैसे कि ये कोई एक नेटवर्क है, मैंने कहा ये, ठीक है, इस तरह का नेटवर्क मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बना के दिखाया है, ठीक है। ये कुछ नेटवर्क था हमारे पास, मैं एक सिंपल सा नेटवर्क लेके चल रहा हूँ, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा हमने नंबरिंग भी करी थी वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई देखिए यहाँ पे n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, एक नेटवर्क के अंदर कई सारे इवेंट होते हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एक्टिविटी A है, B है, C है, D है, E है, F है, एरो के ऊपर एक्टिविटी दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस स्टेट दैट देयर आर n एक्टिविटीज़ इन अ पार्ट नेटवर्क विच हैविंग इट्स ओन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक्टिविटी का अपना बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके एक्टिविटी को पूरे होने की अपनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जब उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी होगी तो अपनी अनसर्टेनिटी होगी, अपनी अनसर्टेनिटी होगी तो अपनी स्टैंडर्ड डिविएशन होगी, अपनी स्टैंडर्ड डिविएशन होगी तो अपनी वेरिएंस होगी। लेकिन हमें तो किसकी चाहिए, हर एक्टिविटी की अलग अलग नहीं चाहिए। हमें तो इस बात से मतलब कि प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैं एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ही कर रहा हूँ, अभी मैं उसको पार्ट एनालिसिस में मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है कि कॉन्क्रीटिंग वर्क में आपको ज़्यादा समय लगता हो, और ऐसा हो सकता है ब्रिक वर्क में कम लगता हो, ठीक है। तो आपको आपके पास कॉन्क्रीटिंग में अनसर्टेनिटी हो क्योंकि एक्सपीरियंस उसमें कम है आपके पास, लेकिन ब्रिक वर्क में एक्सपीरियंस अच्छा है तो वहाँ पे सर्टेनिटी ज़्यादा होगी आपके काम की, ठीक है। तो मुझे इस बात से मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने तो आपको काम दिया है और मेरे को तो पूरा प्रोजेक्ट, पूरा बिल्डिंग बना हुआ मिला कि नहीं मिला, इस बात से मतलब है, ठीक है ना। किसमें आपकी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, किसमें कम, मुझे नहीं पता। आपको किसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, किसमें कम लग जाएगा, मुझे नहीं पता। मुझे तो निर्धारित समय में प्रोजेक्ट चाहिए पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो अपने अपने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, अपने अपने वेरिएंस होंगे, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, द प्रोजेक्ट एज अ होल फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाउंड अलॉन्ग द क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। कि भाई इसमें कई सारे और भी काम हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ये, इसको मैंने और भी जोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई ये जैसे इनको अगर मैं देखूं तो एक क्रिटिकल पाथ मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। कि भाई कोई जो काम है वो कम से कम कितने समय में हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा कितने समय में हो सकता है, उसके बीच की मदद से, ठीक है, मैं एक पूरे प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरे पास n एक्टिविटीज़ है, तो हर एक्टिविटी का अपना सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, ठीक है, सिग्मा 6, ठीक है। हर किसी का अपना अपना स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। तो मेरे को अगर पूरे प्रोजेक्ट का निकालना है तो ये मैंने क्या किया, पूरे प्रोजेक्ट का होल ये कुछ ऐसे जोड़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या निकाल लिया, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन की पूरे प्रोजेक्ट की मदद से मैं पूरे प्रोजेक्ट की वेरिएंस बता सकता हूँ कि कितना अनसर्टेनिटी पूरे प्रोजेक्ट की है, ठीक है। तो मुझे तो निर्धारित समय में कोशिश करनी है कि कम से कम समय में अच्छा से अच्छा काम डिलीवर करना है, ठीक है। तो भाई इसको निकालने का एक जो मेथड है वो क्रिटिकल पाथ है, ठीक है, किसी भी नेटवर्क के अंदर। जैसे कि ये नेटवर्क हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इस नेटवर्क के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक ये क्रिटिकल पाथ हो, ठीक है, ये क्या हो, एक क्रिटिकल पाथ, ये एक क्रिटिकल पाथ हो जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रोजेक्ट को इस टाइम में पूरा कर सकता हूँ। क्रिटिकल पाथ क्या है, द टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ इन अ इज द क्रिटिकल पाथ, ठीक है। इस नेटवर्क के अंदर टाइम के हिसाब से जो कि लॉन्गेस्ट पाथ होगा, ठीक है ना, जिसके देखिए एज सुन एज द एक्टिविटीज लाइंग ऑन द क्रिटिकल पाथ गेट्स कंप्लीटेड, जितनी एक्टिविटीज इस पाथ पे ए सी ई ये एक्टिविटीज़ हैं इस पाथ पे, तो जैसे ही ये सारी एक्टिविटीज़ पे क्या होंगी, पूरी होंगी, ठीक है। जैसे ही एक्टिविटीज़ पूरी होंगी पाथ गेट्स कंप्लीटेड, ठीक है, द होल प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीटेड, ठीक है। जैसी ए सी और ई एक्टिविटी कंप्लीट होगी, ठीक है, तब तक बाकी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी होंगी, ठीक है। अब ये क्रिटिकल पाथ कैसे निकाला जाए, ये भी एक टास्क है हमारे लिए। और ये भी कैसे पता लगाया जाए कि भाई कितने समय में कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा समय में पूरी हो सकती है और कम से कम समय में पूरी हो सकती है, तो ये निकालना भी हमारा ही टास्क है, ठीक है। तो ये सारा हम निकालेंगे एक एक करके, लेकिन समझते हुए, ठीक है। अब तो क्रिटिकल पाथ, इन एनी केस एनी डिले इन एनी इवेंट, क्रिटिकल पाथ पे जितने इवेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे किसमें है, इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, इवेंट 4 और इवेंट 6 है, ठीक है, जिसको मैंने क्रिटिकल पाथ अभी मान लिया है 1 2 4 6, इस पाथ को मैंने क्या मान लिया है, क्रिटिकल पाथ मान लिया है,
ठीक है ना। तो अगर इस पे जितने भी इवेंट हैं, अगर ये क्या हुए, डिले हुए, ठीक है, एनी डिले इन एन इवेंट विल कॉज डिले इन द प्रोजेक्ट, इसमें से कोई भी इवेंट अगर डिले हुआ, 1 में से, 2 में से, 4 में से, 6 में से कोई भी इवेंट डिले हुआ तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, जो कि क्रिटिकल पाथ पे है। तो क्रिटिकल पाथ वाले इवेंट क्या नहीं होने चाहिए, डिले नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो उसी का हमें थोड़ा सा समझना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने देखा होगा मैंने रेड रंग की डैश लाइंस का इस्तेमाल किया है, ये देखिए, ठीक है। तो मैं कुछ इनको डैश लाइन से या गाढ़े रंग की लाइन से क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, डबल लाइंस और डार्क लाइंस की मदद से, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पूरा नेटवर्क का कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास दो टाइप के टाइम, मुझे अब मेरे पास जो टाइम था, ठीक है, मैंने ऑप्टिमिस्टिक टाइम देखा, पेसिमिस्टिक टाइम देखा, मोस्ट लाइकली टाइम देखा, ठीक है, एक्सपेक्टेड मीन टाइम देखा। उस एक्सपेक्टेड मीन टाइम जो कि मैंने स्मॉल टी ई माना था, एक्सपेक्टेड मीन टाइम को, एक्सपेक्टेड मीन टाइम निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, टी ई इक्वल्स टू टी नॉट प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या, टी एम प्लस टी पी अपॉन 6, यही था, ठीक है। इससे मुझे स्मॉल टी मिल रहा था। अब किसी नेटवर्क के अंदर अगर मुझे क्या निकालना है, उसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, ये क्या है, द टाइम एट विच एन इवेंट कैन बी एक्सपेक्टेड टू अकर, ठीक है। कोई भी इवेंट, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अभी मैंने क्या लिया, ये मैंने नेटवर्क बनाया था आपके लिए, ठीक है। इस नेटवर्क में अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इवेंट 2 अकर होना है, क्या होना है, इवेंट 2 अकर, ठीक है। तो देखिए, अब ये देखिए, ठीक है, द टाइम एट विच एन इवेंट कैन बी एक्सपेक्टेड टू अकर अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी इवेंट 2 जो मैंने लिया, ठीक है। इस नेटवर्क को मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये, ठीक है। तो मैंने कहा कि इवेंट 2 जितनी जल्दी से जल्दी अकर हो सकता है, ये उसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम होगा। एन इवेंट अकर्स व्हेन, एक इवेंट तभी अकर हो सकता है, जैसे एक्टिविटी ए हो रही थी इवेंट 2 को अकर होते समय, तो जब तक एक्टिविटी ए पूरी तरह से अकर नहीं हो जाएगी तब तक इवेंट 2 अकर नहीं हो सकता। जैसे मैं एक एरो यहाँ पे ये भी लगा देता हूँ, ठीक है, एक्टिविटी बी, ठीक, और मैंने कहा ये लीजिए, एक मैंने डमी एक्टिविटी, अब तो डमी आप सब लोग जानते हैं, लेक्चर 2 में देखा है आपने, ठीक है। तो जब तक एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों पूरी तरह से अकर नहीं हो जाती, सारी एक्टिविटी अकर नहीं हो जाती, तब तक इवेंट 2 अकर नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इवेंट ए अकर होने की सॉरी एक्टिविटी ए कंप्लीट होने की वजह से ही इवेंट 2 अकर हो जाए, एक्टिविटी बी भी कंप्लीट होनी चाहिए तभी इवेंट 2 अकर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को क्या करना है, इस कैपिटल टी ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कैपिटल टी ई एक्सपेक्टेड अर्लियर टाइम, तो भैया जब कोई इवेंट 1 आप जब प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो जीरो टाइम पे, किसी जीरो टाइम पे शुरू करोगे तो टी ई की वैल्यू मैंने 0 मान ली, ठीक है। मैंने कहा एक्टिविटी ए को पूरा करने में मुझे 5 दिन लगते हैं और एक्टिविटी बी को पूरा करने में मुझे 10 दिन लगते हैं, ठीक है। तो इवेंट 3 कब अकर होगा, 10 दिन बाद, तो टी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, क्यों, क्योंकि भाई मैं अगर कहूँ तो इवेंट TE3, ठीक है, TE थर्ड इवेंट का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कहाँ से आ रहा है थर्ड इवेंट, 1 इवेंट से आ रहा है, तो TE ऑफ 1 प्लस TIJ क्या है, ठीक है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ TE कह सकता हूँ, ठीक है। TE किसका, इवेंट 1 और 3 का, ठीक है। तो IJ क्या है, ये 1, ये I की वैल्यू हो गई और ये J की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ई ऑफ 1 कितना है, 0 है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और टी ई ऑफ 1 3, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, कितना है, 10 है, ठीक है। तो भैया थर्ड इवेंट का कितना आ गया, 10 आ गया, तो टी ई मैंने इसका 10 लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि इवेंट 2 का कितना होगा, ठीक है, इवेंट 2 का अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इवेंट 2 किस पे डिपेंडेंट है, इवेंट 3 पे भी डिपेंडेंट है और 1 पे भी डिपेंडेंट है, 2 पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एरो 2 जगह से आ रहा है, ठीक है। और डमी एक्टिविटी को मैं जानता हूँ कि टाइम 0 लगता है, ठीक है। तो देखिए टी ई ऑफ जो 2 है वो होगा टी ई ऑफ 1 प्लस टी स्मॉल टी ई ऑफ आई जे, आई कितना होगा 1 2, और टी ई ऑफ 2 जो है और करके क्योंकि 2 जगह से एरो आ रहा है, टी ई ऑफ कहाँ से आ रहा है, ये दूसरा एरो 3 से आ रहा है,
प्लस टी ई ऑफ 3 2 3 2, ठीक है। तो भाई मैं एक बात यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ, टी ई ऑफ 1 कितना है, 0 है, और 1 2 का स्मॉल टी ई कितना है, 5 है। तो ये टोटल कितना आ गया, 5 आ गया। टी ई ऑफ 3 कितना है, 10 है, ठीक है। और इसका स्मॉल टी ई कितना है, 0 है। ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो 10 आ गया। अब इसमें से कौन सी वैल्यू लूँ, क्योंकि मेरे पास तो टी ई ऑफ 2 की 2 वैल्यू आ गई, मतलब इवेंट 2 का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया और 10 आ गया, ठीक है। तो भाई अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसमें से हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को चूज़ करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू को, क्योंकि मैंने ये बोला कि जब तक सारी एक्टिविटीज़ पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई इवेंट अकर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर यहाँ से आते आते एक्टिविटी ए जो है 5 दिन में भी पूरी हो जाती है तो भी इवेंट 2 अकर नहीं हो सकता, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को पूरा होने में कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे। तो जब 10 दिन पूरे हो जाएंगे और यहाँ 1 से 2 से लेके 3 तक की एल्गोरिथम पूरी हो जाएगी, तभी इवेंट 2 अकर हो सकता है, सही है। ये अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम, ठीक है। इट इज़ द लेटेस्ट टाइम इन विच एन इवेंट इज अलाउड टू अकर, ठीक है। कि जैसे मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो मैंने नेटवर्क बनाया था, इस नेटवर्क में कोई इवेंट जैसे 4 दिख रहा है आपको, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय में आकर हो सकता है, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। कि भाई कंप्लीशन मेरे को 100 दिन में करना है, इस एक्टिविटी को पूरा करने में मेरे को वैसे 5 दिन लगने थे, लेकिन किसी कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि इसको 6-7 दिन लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय कितना हो सकता है कि इसको होने दूं कि भैया आगे जो प्रोजेक्ट है वो डिले ना हो। कि मैंने कहा कि भाई 5 दिन में होना था, अगर तुम 7 दिन में कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 8 दिन में हुआ तो दिक्कत आ जाएगी, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो उसका वो लेटेस्ट अलाउेबल टाइम क्या होगा, जो कि 5 दिन का था, 7 है, कि लेटेस्ट अलाउेबल टाइम, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका भी सीखेंगे, ठीक है। उसका क्या होगा, टी एल ऑफ, जैसे कि मैं यहाँ पे इवेंट बना लेता हूँ दोबारा से, ये ठीक है, कोई 2 इवेंट है, ठीक है। ये है आपका 1, ये है 2 है, ये 3 है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि ये एक्टिविटी ए हो रही है, ये एक्टिविटी बी हो रही है, और इसमें क्या कहते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 5 दिन लग रहे हैं, इसमें 10 दिन लग रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई इसका जो टी एल है वो 0 है, इसका जो टी एल है वो 0 है, ठीक है। तो भाई इवेंट 1 का मुझे बताना है, टी एल ऑफ 1 बताना है। टी एल ऑफ 1 बताने के लिए मैं टी एल ऑफ, तो कहाँ कहाँ से आ रहा है भैया, कहाँ कहाँ से, 2 से 1 पे जा रहा हूँ और 3 से 1 पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो टी एल ऑफ 2 माइनस टी एल टी और ई ऑफ 2 1, ठीक है। टी एल ऑफ 1 बताना है, 2 जगह से एरो है, ठीक है। तो टी एल ऑफ 3, ठीक है, माइनस क्या, 3 1, ठीक है। तो भैया मैं एक बात यहाँ पे देख पा रहा हूँ, टी एल ऑफ 2 क्या है, 0 है, इसमें से क्या माइनस कर दूँ, अच्छा मैं 0 नहीं मान के, चलो इसको मान लेता हूँ कुछ 50 वैल्यू मान लेता हूँ, और इसको भी 50 ही वैल्यू मान लेता हूँ फॉर एक बार एग्जांपल मान लो, दोनों को बराबर टाइम मान लो, ठीक है। तो 50 माइनस 5 और यहाँ पे 50 माइनस 10, तो एक की वैल्यू आ गई 45, एक की वैल्यू आ गई 40। तो भैया लेटेस्ट अलाउबल टाइम क्या है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में परमिट कर सकता हूँ एक्टिविटी 1 को आकर होने में, वो कितना है, 40। इसमें आप मिनिमम वैल्यू को लेते हैं, मिनिमम वैल्यू को आप चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जब हम एक बढ़िया से नेटवर्क डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, मैंने बोला कि वो क्रिटिकल पाथ आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पाथ कैसे चूज़ करोगे, स्लैक ऑफ द इवेंट की मदद से चूज़ करोगे, ठीक है। तो भाई स्लैक ऑफ द इवेंट कैसे बता सकते हैं, जैसे कि मैंने किसको मान लिया, ये आपको नेटवर्क दिख रहा है, तो मैंने इस इवेंट 1 को आई मान लिया, इस इवेंट को जे मान लिया। किसी भी जे इवेंट का आपको स्लैक बताना है, स्लैक ऑफ इवेंट कोई जे बताना है, तो उसका जो टीएल है, ठीक है, इसका कुछ जैसे टीएल निकाला है ऐसे टीई भी निकाला हो सकता है। जैसे मैंने टीई पहले बताया था, इसका टीई मैं मान लेता हूँ 40 आया, और इसका टीई मैं मान लेता हूँ 50 ही आया सेम, ठीक है। तो टीएल ये जे इवेंट है, ये जे इवेंट है, इस जे इवेंट का टीएल ये रहा, टीई ये रहा, ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, टीएल माइनस टीई कर दिया इसी इवेंट जे का,
ठीक है, जो कि टी एल कितना था, ये देखो टी एल कितना है यहाँ पे 50 है, टी ई 40 है, टी एल 50 है और टी ई 40 है, तो स्लैग कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, स्लैग की वैल्यू ऐसे ही यहाँ पे देखें अगर हम, ये देखो इस इवेंट में टी दोनों की 50 वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई 50 माइनस 50 जीरो, तो ऐसा हो सकता है कि जो स्लैग की वैल्यू है, ठीक है, वो इक्वल टू जीरो आए, ऐसा हो सकता है लेस देन जीरो आए, ऐसा हो सकता है ग्रेटर देन जीरो आए। तीन अलग अलग वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, तीन अलग अलग वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, तो स्लैग की जब जीरो वैल्यू आती है तो उसे क्रिटिकल बोला जाता है। ठीक है, जब लेस देन जीरो होती है, ठीक है, स्लैग की वैल्यू जब क्या होगी लेस देन जीरो, तो अगर मैं मान के चलूँ तो ये वैल्यू आपकी मैं बता देता हूँ, स्लैग इज हाँ, तो ये आपका सुपर क्रिटिकल माना जाता है। कभी कभी चीज़ें एक दो बार दिमाग से उतर जाता है, टर्म दिमाग में चल रहा होता है। ठीक है, और जब एस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो सब क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्रिटिकल, तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि मैं इसी की एस की जहाँ पे जिस पाथ पे जिस इवेंट पे क्रिटिकल की वैल्यू क्या आ रही हो, जीरो आ रही हो, उस पर्टिकुलर को क्या मान के चलूँगा, मैं क्रिटिकल पाथ मान के चलूँगा। ठीक है, तो अब यही मुझे सीखना है कि ये क्रिटिकल पाथ किसी इवेंट का कैसे निकाला जाए। जैसे कि एक नेटवर्क डायग्राम मेरे पास ये है 1 2 4 5, अब इसी तरह का नेटवर्क डायग्राम आज तक आप लोग देखते आए होंगे। ठीक है, तो इस तरह के नेटवर्क डायग्राम जब भी आप देखते हुए आते हैं, ठीक है, तो इस तरह के नेटवर्क डायग्राम को सॉल्व करने के लिए आपको इसको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको इसका ऑप्टिमिस्टिक टाइम पता होना चाहिए, आपको इसका क्या पता होना चाहिए, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम। तो ये आपको मैं मान लेता हूँ कुछ इसका तीनों टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तीनों कौन सा है, ये मैं मान लेता हूँ, जैसे जो 8 है ये हमेशा क्या है ऑप्टिमिस्टिक टाइम टी नॉट, ये बीच वाला आपका क्या होता है टी एम मोस्ट लाइकली टाइम, और ये आपका पेसिमिस्टिक टाइम टी पी। ये हर जो भी एक्टिविटी है एरो के ऊपर सारी एक्टिविटीज़ गिवन है। ठीक है, हर किसी का अपना टाइम दिया हुआ है, 2 4 5 6 8 11 5 9, जैसे कि 6 से 8 जो इवेंट अकर हो रहा है, 6 के बाद जो 8वां इवेंट अकर हो रहा है, इसका जो टी नॉट है वो कितना है 5 है। ठीक है, टी एम कितना है 9 है, और टी पी कितना है 11 है। ऐसी हर एक्टिविटी के लिए इसमें गिवन है। आपको क्या बताना है, इसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम मतलब कैपिटल टी ई का वैल्यू बताना है, और लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम मतलब टी एल का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अब एक एक करके आपको इसको बताना होगा। ठीक, अब जैसे मैं एक का यहाँ पे आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है, और बाकियों का आपको खुद सॉल्व करना है अगली क्लास के में। ठीक, तो मैं दो का ऐसा, चलिए आपको दो का सॉल्व करके देता हूँ, बाकियों का आप करके दोगे पहले। ठीक है, 1 से 2 का। ठीक है, मान लेता हूँ जब भी आप पहली एक्टिविटी के देखें, पहली एक्टिविटी तो जब आप शुरू करेंगे तो टाइम कितना होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब इसका सबसे पहले आपको टी नॉट पता है, टी एम पता है और टी पी पता है, तो इससे मैं स्मॉल टी ई निकालूंगा। स्मॉल टी ई कितना होता है भाई, टी नॉट प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एम प्लस टी पी अपॉन 6। ठीक है, तो टी नॉट कितना दिया है 1 दिया है, 4 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 5 अपॉन 6, तो टी ई का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा 3। तो मैंने टी ई का वैल्यू कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। सही है, इससे मुझे क्या निकालना है, अब इसकी टी ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकाल रहा हूँ मैं किसका, इवेंट 2 का। इवेंट 2 का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकलेगा, इवेंट 1 का जो भी अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम था प्लस टी आई जे। टी आई जे क्या है, टी आई जे मतलब 1 आई हो गया यहाँ पे और 2 जे हो गया, क्योंकि एरो यहाँ से इसकी तरफ जा रहा है, मतलब ये आई हो गया और ये जे हो गया। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टी ई 1 प्लस टी ई ऑफ 1 2। सही है, तो मैंने क्या निकाल लिया, टी ई ऑफ 2 निकाल रहा था, टी ई ऑफ 2 कितना हो जाएगा भाई, टी ई ऑफ 2 हो जाएगा आपका, टी ई ऑफ 1 कितना है 0 है, टी ई ऑफ 1 2 कितना है 3 है, निकाला भी मैंने, और ये आ गया टी ई ऑफ इवेंट 2 मेरा आ गया है 3। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ इवेंट 2 कितना आ गया, 3 निकल के आ गया। तो इसको साफ सुथरी अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो ये कुछ ये देखिए आ गया, बिल्कुल क्लियर होगा। ये देखिए जो मैंने अभी कैलकुलेट किया आप लोगों के लिए, ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसी को मैंने साफ सुथरे में बिल्कुल कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ इवेंट 2 कितना होगा, ये होगा। सही है, अब जैसे 2 के बाद कौन सा इवेंट अकर होगा,
थर्ड इवेंट अकर होगा, तो थर्ड के लिए जैसे कि इसके लिए आपको बताना है, इसके लिए आप कैलकुलेट करें। मैं 30 सेकंड वेट कर रहा हूँ, गलती हो जाएगी ज़्यादा ज़्यादा कोई बात नहीं, मैं तो बताने के लिए हुई। ठीक है, बताइए। एक एक करके इसी तरह से नेटवर्क को सॉल्व करते चले जाएंगे, 10 तक पहुंच जाएंगे, पता चल जाएगा कि भाई पूरा प्रोजेक्ट कितने समय में कम एक्सपेक्टेड है कि जल्दी जल्दी पूरा हो सकता है। सही है। टी नॉट टी एम टी पी, तो इससे स्मॉल टी ई निकालो, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 8 अपॉन 6, 4 से 24, 24 और 4 28, 28 और 8 38 और 36 बाई 6, 6 6 जा 36, ठीक है। तो टी ई की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे टी स्मॉल टी ई मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है। कैप टी ई ऑफ इवेंट 1 मेरे को 0 पता था, तो टी ई ऑफ मुझे थर्ड इवेंट का बताना है, ठीक है। तो भाई इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, टी ई ऑफ 1 में टी आई जे प्लस कर दूंगा टी ए, तो आई जे क्या है, आई यहाँ पे 1 और ये 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि एरो 1 से 3 की तरफ आ रहा है, ठीक। तो भाई टी ऑफ 1 तो मैं 0 जानता हूँ, और टी ई स्मॉल 1 3 का मैंने 6 निकाला ही है अभी, तो थर्ड इवेंट का कितना आ गया, 6 आ गया, ये देखिए, ठीक है। तो इसको साफ सुथरा लिख देता हूँ, ये कुछ, ये देखिए, मज़ा आया, ठीक है। ऐसे ही आपको अब इवेंट 4 का बताना है, ठीक है। इवेंट 4 का देखिए, 30 सेकंड में आपको दे देता हूँ, सब लोग अपना आंसर चेक करेंगे, ले लीजिए समय। देखिए, जब तक आप अपने हाथों को नहीं चलाएंगे, जब तक आप खुद कैलकुलेट नहीं करेंगे, एग्ज़ाम के अंदर मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में आंसर नहीं आएगा अगर आप अपने हाथों से सॉल्व नहीं करेंगे। मैं बता के चले जाऊँगा लेकिन अधूरा रह जाएगा ये प्लान, सही है। तो बहुत मेहनत करके एनिमेशन दिया है इसके अंदर, ठीक है। बहुत बहुत आप मान के चलिए 2-2 3-3 दिन की मेहनत है इसके अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ इस मेहनत को मेरी भी ना ख़राब करें, और आपको इतना अच्छा समय है कि घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो इसका पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ करें, बस। ठीक है, तो 1 से 2 का तो आपने निकाला ही था, ऐसी 1 से 3 का निकाला था, ऐसी 1 से 4 का निकाल लो, ठीक है। 4 पे अगर, क्योंकि भाई आपको फोर्थ इवेंट का निकालना है, तो फोर्थ इवेंट कहाँ से आ रहा है, एक 2 से आ रहा है और एक 1 से आ रहा है, ठीक है ना। तो भाई 2 से 4 का स्मॉल टी आपको पता होना चाहिए, इसका स्मॉल टी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका टी तो कितना है, 0 है, ठीक है। तो इससे अब 2 टी मिलेंगे, एक 2 से 4 का, एक 1 से 4 का, ठीक है। एक टी आपको यहाँ से मिलेगा 2 से 4 जाने में, और एक यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है। तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू की, जब अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं तो मैंने क्या बताया था कि आप मैक्सिमम वैल्यू को चूज़ करते हैं, और वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है ये देखिए, ठीक है। तो टी आपने इसका सेकंड का तो 3 निकाला ही था पिछली केस में, ठीक। यहाँ पे टी की स्मॉल टी की ये वैल्यू आ रही थी, स्मॉल टी की ये, ठीक। तो इसमें आपने जब 0 प्लस 8.17 किया तो 8.17 आया, 3 प्लस 3.83 किया, ठीक है, तो 6.83 आया। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8.17, तो टी ई ऑफ 4 कितना आ गया, 8.17 आ गया। इसी तरह से पूरे नेटवर्क की आपको निकालनी है, मैं अगली क्लास में पूछूंगा, बस आपने सॉल्व कर दिया, मज़ा आ जाएगा, सही है। तो 10th इवेंट तक आप पूरा कंप्लीट करेंगे, निकालेंगे, अगली क्लास में डिस्कशन होगा पूरी तरह से अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम को निकालने का, उसके बाद हम लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम भी निकालना सीखेंगे। तो ये आपका मेरे से वादा है कि अगली क्लास में आपके पास 5 6 7 9 8 10 सारी इवेंट के आपके पास अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम होंगे। गलत होंगे बहुत बच्चों के, कोई बात नहीं, लेकिन होने चाहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। घर में रहें, सेफ रहें, ठीक है।